शुरू करें? थोड़ी सी साउंड बढ़ाना, हल्की सी। कल हम लोगों ने संविधान के ऊपर बातचीत की थी और अब तक तुम्हें जो समझ में आया, एक तो ये कि संविधान लिखने वाली कौन थी, जिसका कैसा इलेक्शन था और जो किसको रिप्रेजेंट कर रही थी, हमारी कितने लाख पे थी ये? 10 लाख पे एक सीट थी। संविधान सभा के टोटल मेंबर 389, जिनमें 208 प्लस इसी में 73, इसमें 8 प्लस 73 प्लस फिर बताया था 8 इंडिपेंडेंट और एक 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 करके बहुत सारे। ऐसे ही एक 93 लोगों की भी एक संस्था थी, तो 292 प्लस 93 अलग अलग थे। इस तरह कुल मिलाकर सब कुछ मिलाकर फाइनली 389, और जिस दिन आप आज़ाद हुए तो 324 और फाइनली 299 और साइन हुए 284। ये और ये दो इम्पॉर्टेंट है, बीच में तो बहुत बार ये घटे बढ़े थे। हमने ये सब पढ़ लिया और फिर हमने देखा था कि संविधान हमने कहीं ना कहीं से उठाया है, और संविधान में एक 5 शब्दों से हमारे संविधान को एक्सप्लेन किया जाता है, जिनमें से हमने हर एक का मतलब देखा। और अगर तुम पिछले पेपर देखे, तुमने देखा है तो देखा होगा, डेफिनेशंस आती हैं और वो उसको घुमा फिरा के पूछते हैं कि इसका क्या मतलब है, और जिसने नहीं समझा वो कभी पकड़ नहीं पाता। पहला शब्द था संप्रभुता। संप्रभुता, संपन्न, इसका मतलब क्या था? अपनी सत्ता हम अपने आप देखेंगे, हमें ना यूएसए बताए, ना ब्रिटेन बताए, ना यूएसएसआर या रशिया बताए। ऐसे ही एक शब्द था। अगर मैं पुराने की बात करूं, जब ओरिजिनल था तो सिर्फ 3 शब्द थे, संप्रभुता और क्या लिखा था? लोकतांत्रिक और समाजवादी बाद में आए हैं या नहीं आए? नहीं, लोकतांत्रिक पहले था, ये याद रखना है तुम्हें। धर्म और समाज ये 2 बाद में आए हैं। पेपर में ऐसे ही तो आएंगे, वो 2-2 के जोड़े बना के कहेंगे कौन सा शब्द बाद में आया, तो 2 शब्द बाद में आए हैं ये वाले। कौन कौन से? पंथ निरपेक्ष और समाजवादी। 3 ओरिजिनल में थे, संप्रभुता, संपन्न, लोकतांत्रिक, तो हम लोकतंत्र की बात कर ले, और गणराज्य। पहले लिखा हुआ था भारत एक संपूर्ण प्रभु सत्ता संपन्न लोकतांत्रिक गणराज्य है। लेटर स्टेज में जाके 1976 में 42वां संविधान संशोधन, ये 2 शब्द बीच में ले आए। और ये इसलिए मैंने कल भी कहा था कि सरकार जब चाहे किससे मुकर जाएगी क्योंकि सरकार कह देगी कि मूल में तो था ही नहीं, ये तो जरूरत के अनुसार हमने ऐड किया था। इसीलिए इसका झुकाव धीरे धीरे आपके देखते देखते पूंजीवाद की तरफ चलने लग गया, क्योंकि ओरिजिनल में नहीं था। और ऐसा ही आप हो सकता है, मुझे नहीं पता, लेकिन हो सकता है 50 साल बाद जाके कह दें कि भारत धर्मनिरपेक्ष भी नहीं है, क्योंकि क्या ओरिजिनल में धर्मनिरपेक्ष थे? हम रहे होंगे लेकिन लिखित में नहीं थे। ये दोनों चीजें बाद में ऐड की हैं, और कोई भी सरकार लंबे टाइम में जाके इन दोनों से मुकर सकती है और कुछ भी नहीं कर पाओगे, क्योंकि ओरिजिनल संविधान में ये था ही नहीं, इसलिए प्रॉपरली एक्सप्लेन्ड भी नहीं है। और हम जानते हैं कि संविधान की परिभाषा देने का हक किसका है आपके देश में, और आप ये भी जानते हो कि आपके सुप्रीम कोर्ट के जजेस जो हैं उनके ऊपर प्रभाव किसका है? सरकार का। तो फिर इसलिए वो भी एक्सप्लेनेशन हो सकता है कभी आगे जाके अपने हिसाब से दें, लेकिन अभी प्रेजेंट की बात करें तो हम कहेंगे भारत में ये 5 चीजें दिखाई देती हैं, और रुख किस तरफ हो रहा है वो पेपर में नहीं आएगा। इन 5 के ऊपर एक्सप्लेनेशन बहुत बार आई है। क्या तुम्हारे संविधान में राज्य और यूटीज का जिक्र था? भारत क्या लिखा हुआ है? भारत राज्यों का संघ है। संघ वाली जो व्यवस्था होती है ना, इसको फेडरल सिस्टम बोलते हैं। क्या ये शब्द तुम्हारे संविधान में दिया था? नहीं दिया। ये बहुत बड़ी बात है। भारत राज्यों का एक संघ है, लेकिन आपके यहाँ संघात्मक शासन है ऐसा कहीं नहीं लिखा। आपके ओरिजिनल संविधान में ये शब्द बाद में भी जोड़ा नहीं गया, ये शब्द नहीं है। इसी को तो आप कहते हैं संघात्मक व्यवस्था। और संघात्मक के मायने होते हैं जब आप शक्तियों का बंटवारा देश या संघ कह लो, या कह लो केंद्र के स्तर पर, और दूसरा राज्य के स्तर पर कर दे। एक एग्जाम्पल उठा के बताना, दुनिया में कौन सा संघवाद का सबसे बढ़िया एग्जाम्पल है? आपने ना 2 देशों को बहुत ज्यादा उठा के चीट किया, या कह लीजिए देख के सीखा,
यूएसए और यूके। यूएसएसआर से आपने कम सीखा, आपने यूके से ज्यादा सीखा, यूएसएसआर से भी सीखा। इनमें क्यों सीखा आपने? क्योंकि देखो इनका जो संविधान है ना वो कैसा है, ऊपर वालों का संविधान एक पॉइंट, हमने अपनी चीजों को लिख दिया लेकिन कुछ चीजें आज भी एक्सप्लेन्ड नहीं है। जैसे मैंने एग्जांपल दिया समाजवाद, तो उस कंडीशन में लिखित तो है लेकिन उसका मतलब आज भी समझाने के लिए किसका सहारा लेना पड़ता है? कोर्ट का। तो वो एक्सप्लेन नहीं है बिल्कुल खोल के। हम अलिखित नहीं कहते, भारत का संविधान लिखित कहलाता है। यूएसए में ना सबसे बड़ी चीज है इनका सुप्रीम कोर्ट, सबसे बड़ा, ये राष्ट्रपति से भी बड़ा है। और तुम्हें पता है ना, अभी देखो इसने जो ये हटा था डोनाल्ड ट्रंप के ऊपर पता है केस और ये सब चल पड़े, महाभियोग, पता है ना हमें ये। यानी यहाँ पे सबसे बड़ी संस्था क्या है? ब्रिटेन में सबसे बड़ी संस्था इनकी सरकार है, और सरकार का अगर मुखिया कहेंगे तो इनकी महारानी ब्रिटेन सबसे बड़ी हस्ती हैं। यानी ये दो चीजें मैं अलग अलग बोल रही हूँ। एक मैं कह रही हूँ कि व्यवस्थापिका की सर्वोच्चता, व्यवस्थापिका होती है जो कानून बनाए। इनके यहाँ कानून बन के फाइनली किसके पास जाते हैं? ब्रिटेन, जैसे हमारा राष्ट्रपति। यानी ये दो चीजों की बात करेगा। आप इसको छिपी हुई पार्लियामेंट भी सोच सकते हैं कि पार्लियामेंट के अकॉर्डिंग महारानी ब्रिटेन चलती है, क्योंकि हम जानते हैं वो दिखावटी प्रमुख है। हमारे देश का शासन राष्ट्रपति के अकॉर्डिंग चलता है या पीएम? लेकिन हम कहते क्या है? राष्ट्रपति। ऐसे ही ये हैं। हमने इन दोनों का मिक्सचर बना लिया और हमने क्या कहा? हमारे यहाँ व्यवस्थापिका मतलब संसद और न्यायपालिका की सर्वोच्चता है। क्या इसका मतलब हुआ कि आपके यहाँ दोनों बराबर हैं, लेकिन दोनों के अधिकार क्षेत्र आपने डिसाइड कर रखे हैं। अगर नया कानून बनाना है तो न्यायपालिका कभी नहीं आएगी। कौन आएगी? कानून गलत बना दिया तो तुम्हारे साथ कौन आएगी? क्या ये बात समझ में आ रही है? इन दोनों देशों में ऐसा नहीं है। यहाँ सारे बड़े डिसीजंस कौन लेगा? बड़े डिसीजन से मेरा मतलब है न्याय, भाई कोई नया कानून बनाना है, राष्ट्रपति सेकेंडरी है, सबसे बड़ा है सुप्रीम कोर्ट इस देश में, और यहाँ सबसे बड़े है इनकी सरकार। हमने क्या किया? दोनों का मिक्सचर करके कह दिया हमारे देश में व्यवस्थापिका और कार्यपालिका दोनों की सर्वोच्चता है। ये पॉइंट पढ़ा हुआ है ना तुम लोगों ने पहले कभी? दोनों की सर्वोच्चता हमने दोनों से सीख ली। हमारे यहाँ पर इंडिया में जो संविधान है ना वो नम्य है और अनम्य भी है। नम्य मतलब क्या हुआ? नरम, फ्लेक्सिबल, जो चेंज हो जाता है, और अनम्य मतलब रिजिड, कुछ चीजें कभी नहीं बदलेंगी। जैसे पहले गलत फहमी थी, अब सरकार का रुख देख के लग रहा है कि समाजवाद भी बदल सकता है। पहले मैं हमेशा पढ़ाती थी कि 5 चीजें कभी नहीं बदलनी: संप्रभुता संपन्न, समाजवाद, लोकतंत्र, गणराज्य और धर्मनिरपेक्ष। लेकिन ये दोनों शब्द अब धीरे धीरे लग रहा है कि समाज में बदले जा सकते हैं। 3 शब्द हो सकता है लंबे टाइम तक ना बदलें: संप्रभु, लोकतंत्र और गणराज्य। लेकिन समाजवाद और पंथ निरपेक्ष बाद के आए हैं, तो अगर सरकारें हावी होती गई तो हो सकता है ये दोनों शब्द हटा भी दें। अभी तो खैर 10, 20, 30 साल नहीं हटेंगे, पर हट सकते हैं। ये मिक्सचर है हमारा संविधान। कुछ चीजें नरम हैं जिनको आप जरूरत के अनुसार मोड़ लेते हैं। एक एग्जाम्पल है संपत्ति का अधिकार। क्या आज संपत्ति का अधिकार मौलिक अधिकार है? कैसा अधिकार है? ये विधिक या कानूनी अधिकार है। अगर पेरेंट्स चाहें तो क्या अपने बच्चों को बेदखल कर सकते हैं? यानी ये पेरेंट्स की मर्जी है कि वो हमें अपनी संपत्ति दें या ना दें। ये संपत्ति का अधिकार कानूनी है, लेकिन समानता का अधिकार कानूनी है या मौलिक है? यानी कुछ चीजें नरम हैं, जैसे एग्जाम्पल ये दो बदल दिया। ऐसे ही आर्टिकल 370 क्या बदल दिया हमने? देखते देखते बदल गया। मैं 2 साल पहले पढ़ाती थी कि कभी 370 हटना ही नहीं है, विशेष राज्य रहेगा। यानी कुछ चीजें बदली भी जा सकती हैं, तो इसलिए हम कहते हैं नरम है, फ्लेक्सिबल है। और कुछ चीजें जैसे समानता की बात करें तो अभी तो नहीं लगता कि हटेगी, लेकिन कह कुछ नहीं सकते, आपके देश में सब कुछ संभव है। समानता और स्वतंत्रता, इनको मैं हमेशा पढ़ाती थी कि ये चीजें कैसी हैं? अनम्य, इनको आप बदल नहीं सकते। लेकिन सरकारों का भरोसा कुछ नहीं है, वो किसी भी चीज को बदल सकती हैं। फिर भी कहने में आएगा कि आपकी कुछ चीजें इतनी रिजिड हैं कि उनको जल्दी आजकल में या 10, 20, 50 साल में बदलाव नहीं लाया जाएगा। इसीलिए आपका संविधान नरम भी है और हाँ थोड़ा सख्त भी है, फ्लेक्सिबल भी है, रिजिड भी है। अब बात करें हमारे संविधान में कि क्या संविधान की अगर कहीं पे कोई चीज अड़ जाती है तो उसकी व्याख्या करनी पड़ती है। ये व्याख्या किसके अनुसार की जाएगी? कौन इसको एक्सप्लेन करेगा? सुप्रीम कोर्ट। क्या सुप्रीम कोर्ट नए कानून भी बना सकता है? नहीं।
तो सुप्रीम कोर्ट की पावर देखो कितनी है। उस किताब में क्या लिखा है संसद नहीं बता सकती। यहाँ एक शब्द लिखा है जिसमें कि क्वेश्चन मार्क है कि भाई इसका असली मतलब क्या है। तो संसद जो नए शब्द लिखती है इसमें, उसके पास पावर नहीं है कि पुराने लिखे शब्दों को वो क्या कर पाए, एक्सप्लेन करने की पावर किसको दे दी, लेकिन नए कानून बनाने की पावर दे दी आपकी व्यवस्थापिका, जिसको आप एक शब्द में कहते हैं संसद। बहुत चीजें ना मिली जुली हैं आपके संविधान में, बहुत सारी चीजें इतनी मिक्स हैं कि आपको वो समझनी पड़ेंगी। इसलिए हम कहते हैं कि हमने वर्ल्ड के बेस्ट चीजों को उठा के, हर एक का बेस्ट पोर्शन उठा के अपना संविधान बनाया। और सबसे ज्यादा चीजों को हमने किससे उठाया, 35 के भारत सरकार अधिनियम। इसलिए कुछ लोग कह देते हैं कि ये हमारे संविधान की रीढ़ है, संविधान का बेस है। और आज मैं पढ़ रही थी इसको और डिटेल से, तो अंबेडकर ने ये भी कहा था जब उनके ऊपर ब्लेम लगा। जैसे ऐसे मत सोचो कि बड़ा आराम से, बड़ा आसानी से संविधान लिखा गया, बहुत बहस हुई, तू मैं हुई, इसने ये गलत कर दिया, इसने चीटिंग कर ली, बहुत सारी चीजें। तब अंबेडकर ने एक बयान में कहा था खड़े होके कि अगर किसी देश का कुछ उठा के अच्छा हमें फील होता है तो मुझे कोई शर्म नहीं है उधार लेने में। ये उनके शब्द थे कि किसी भी देश में अगर कोई अच्छी चीज है तो मुझे उधार लेने में कोई शर्म नहीं है। और आज के उन्होंने कहा था 1947 के बाद जितने भी संविधान लिखे जाएंगे वो मूल हो ही नहीं सकते, क्योंकि इससे पहले लोगों ने अपने अपने संविधान लिख के उनमें सब कुछ ऐड कर लिया। तो आप जो भी लिखोगे वो किसी न किसी की चीटिंग तो होगी ही होगी। आप लिखोगे समानता, तो ऑलरेडी किसी ने लिखा हुआ है। आप समाजवाद की बात करोगे, किसी ने लिखी हुई है। आप जो भी लिखोगे ना, वो पूरे देशों में कहीं ना कहीं किसी न किसी किताब का हिस्सा है। तो इन्होंने कहा मूल कहाँ से लिखें। इसलिए जो लोग ब्लेम लगा रहे हैं कि ये सारा चीटिंग किया है, मूल नहीं है, तो वो बताएं जरा कि मूल कैसे लिखा जाएगा। अपने ऊपर सोच के देखो। अब मैं तुम्हें कहूं लोकसभा के ऊपर तुम्हें 10 पॉइंट लिखने हैं, तो क्या तुम 10 पॉइंट किसी किताब में नहीं मिलेंगे ऐसे लिख दोगे? तुम कहां से लिखोगे? 545, 543, 7 पीओ के यही लिखेंगे ना। क्या ये मूल है या कहीं ना कहीं लिखे हैं? जिसने पहली बार लोकसभा के ऊपर किताब लिखी होगी उसने लिखे होंगे ओरिजिनल, फिर 2, 3, 4। अब हम लिखेंगे तो हम कहीं ना कहीं से उठा के, हमने इतना पढ़ रखा है कि वो कहीं ना कहीं किसी किताब में एज इट इज मिलेंगे। इसको यूं समझ लो, तुम प्रदूषण के ऊपर अगर एक पेज लिखते हो तो क्या वो मौलिक हो सकता है? वो पॉइंट कहीं ना कहीं किसी ना किसी ने जरूर लिख रखा है। यही अंबेडकर ने कहा कि इसको चीटिंग मत कहो, क्योंकि हम जिस टाइम पे संविधान लिख रहे हैं ना, उस टाइम पे दुनिया ने सारी किताबें लिख ली, तो अब जो भी लिखेंगे वो उठा के किसी ना किसी से मैच करेगा। अगर हम पुराने टाइम की बात करें, अमेरिका की बात करें, 1789 किसी देश ने संविधान लिखा ही नहीं था। तो जो सबसे पहले लिखा गया वो कैसा लिखा गया? ओरिजिनल, मूल। उसके कितने साल बाद कितने देशों ने संविधान लिख डाला, सबने जो कमी थी ना वो लिख ली। तो अब ओरिजिनल लिखा ही नहीं जाएगा। जैसे मैं आज कहूं प्रदूषण पे तुम लिखो तो 100% तुम्हारे पॉइंट इस देश की 10 किताबों के अंदर मिलने ही मिलने हैं। पेड़ों के कटाव की अगर कुछ टॉपिक लिखे तो वो पॉइंट कहीं ना कहीं लिखे होंगे। इसीलिए अंबेडकर ने कहा कि आप इसको चीटिंग मत कहिए, क्योंकि आज की डेट में मूल लिखना संभव नहीं है। और अगर किसी देश में कोई अच्छाई है तो हमने उठा के कॉपी कर ली और हमें इसमें कोई शर्म भी नहीं आती। ये उनके शब्द थे कि हम इसमें कोई शर्म की बात नहीं मानते। तो इसका मतलब आपका संविधान सारे का सारा कहीं ना कहीं से लिया गया है। जो बेइज्जती करने वाले थे उन्होंने कहा उधार लिया है, इन्होंने कहा लिया उधार। अगर कोई अच्छी चीज है तो उधार लेने में हमें शर्म नहीं है। देखो अब इसको एक एक पॉइंट को पढ़ के और समझते चलेंगे। कल हम लोगों ने 22 पेज पढ़ लिया था। 22 का स्थापना हुई थी ना अंतरिम सरकार की, निर्माण भी हो गया था। निर्माण के कितने पॉइंट हो गए थे? 2 पॉइंट हो गए थे। ठीक है, स्थायी अध्यक्ष। कल परसों मेरे पास किसी ने 2-3 लगातार स्टूडेंट्स ने एक क्वेश्चन भेजा, अंतरिम, अंतरिम के ऊपर बहस थी। अंतरिम, अंतरिम तुम जानते हो क्या होता है? अंतरिम बजट का नाम सुना है? क्या होता है अंतरिम बजट? अब तुम्हारे देश में इलेक्शन कब होंगे? 24 के इलेक्शन तुम्हारे होंगे मई जून के आसपास। क्या तब तक बजट आ जाएगा? बजट तो फरवरी में आ जाता है ना। 2024 की फरवरी में जो बजट आएगा ना उसको कहेंगे अंतरिम बजट। अंतरिम का असली मतलब होता है टेम्परेरी। टेम्परेरी मतलब अगर आए तो हम ऐसा करेंगे, नहीं आए तो नई सरकार अपना काम खुद देखेगी। तो अंतरिम अध्यक्ष अगर पूछा जाए तो तुम किसको टिक करके आओगे? राजेंद्र प्रसाद को या सच्चिदानंद को? अंतरिम शब्द का मतलब पता है तो दिक्कत नहीं है। दिक्कत वहां है जहां ये शब्द ही नहीं पता। अंतरिम का मतलब होता है भाई हम आए तो ऐसा कर लेंगे, नहीं तो टेम्परेरी हम इसको बैठा रहे हैं। तो आपका टेम्परेरी कौन बैठा था? सच्चिदानंद सिन्हा ना। फिर परमानेंट कौन बना था? बस
कार्यवाहक को आप टेम्पररी कहते हैं, स्थायी को आप कहते हैं परमानेंट। अंग्रेजी में भी इंतरिम लिख देते हैं, IN, हाँ इंतरिम। तो अंतरिम का मतलब अगर तुम्हें बजट सुन रखा है तो तुम्हें दिक्कत नहीं होगी, नहीं सुना तो तुम फंसोगे। ये शब्द इसलिए सुनने चाहिए, समझने चाहिए इनका मतलब क्या है। चलो पेज नंबर 22 पे आ जाओ। 2 पॉइंट कर लिए थे हमने। नरसिंह राव के बारे में बातचीत थी ना, हाँ मैंने कल लिखवाया था बर्मा, श्रीलंका और मेन हमारा, कोई पैसा नहीं लिया हमसे। नेक्स्ट देखना, 13 दिसंबर 1946 को नेहरू जी ने संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया। ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन सामने इसके इंग्लिश में लिखा है, उसको भी टिक कर लो। ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन बिल्कुल इसी के सामने। और उद्देश्य प्रस्ताव पास भी तभी हो जाता, एक पेज पढ़ा था भाई ये हमारा टारगेट है, लेकिन क्यों नहीं पारित हुआ? अंबेडकर जी क्या बोले? मुस्लिम लीग का, देशी रियासतों का वेट कर लो, उनसे बातचीत करके इसके ऊपर काम करेंगे। यहाँ आगे टिक करना। साथ ही संविधान निर्माण का कार्य प्रारंभ हो गया। और काम किसको दिया ये संविधान लिखने का? कमेटीज को। कितनी कमेटी बनी? 22, जिनमें से इंपॉर्टेंट है 8, जिनमें सबसे बड़ी पांडुलेखन समिति, ड्राफ्टिंग कमेटी, प्रारूप समिति 7 सदस्यों वाली। अगला पॉइंट देखो, 13 दिसंबर से 19 दिसंबर तक उद्देश्य प्रस्ताव पर संविधान सभा में विचार विमर्श किया गया। अंडरलाइन कर लो। 22 जनवरी 47 को सर्वसम्मति से इसे पारित किया गया। तो पारित कब हुआ ये? क्यों वेट करते रहे? किसका वेट करते रहे? यहां लिख लो, ये लिखो ML, मुस्लिम लीग और देशी रियासतों का इंतजार किया, वरना 13 को ही ना पास कर देते। इतना कोई बड़ा एक कागज ही तो पड़ा था। ML, मुस्लिम लीग और देशी रियासतों का वेट किया, तो इसलिए अगला साल डिजिट बदल गया। 46 के दिसंबर में पेश किया और जाके पारित कब हुआ? जनवरी 47 में। 22 जनवरी, 13 से हद से 2-4 दिन में पारित करते, लेकिन उनका वेट करते रहे। नेक्स्ट देखना, इसके बाद 25 जनवरी 47 को डॉक्टर HC मुखर्जी, अंडरलाइन कर लो, HC हरेंद्र कुमार, क पे बड़ी यू की मात्रा लिखते थे, ये कुमार नहीं, COOK, तो ऐसे लिखते कुमार उस स्पेलिंग में। HC मुखर्जी मतलब हरेंद्र कुमार मुखर्जी संविधान सभा के उपाध्यक्ष चुने गए। तो जब आपने क्या पारित कर लिया? उद्देश्य प्रस्ताव, उसके बाद आपने कहा भाई हरेंद्र कुमार जी इसके उपाध्यक्ष हैं। अध्यक्ष कौन बन चुका था? राजेंद्र। और अंतरिम या कार्यवाहक कौन था? सच्चिदानंद सिन्हा। अगला टिक करना, पढ़ लो इसको। संविधान निर्माण की समस्या को सुलझाने के लिए अनेक समितियों का गठन किया गया। अनेक से कितना मतलब? 22, लिख लो यहाँ 22, लेकिन महत्वपूर्ण कितनी है? 8, लिख लेना। इंपॉर्टेंट 8 या बड़ी 8 थी। टोटल 22 समिति, इंपॉर्टेंट 8 समिति। हाँ वो सेकंड था, लिख लो यहाँ पर जो ये लिखा है ना हरेंद्र कुमार मुखर्जी, यही लिख लो सेकंड उपाध्यक्ष, क्योंकि बहुत बड़ा काम था। दूसरे उपाध्यक्ष कौन बने? VT कृष्णामचारी। वैसे उपाध्यक्ष के ऊपर मैंने आज तक क्वेश्चन कभी देखा नहीं है, फिर भी अपनी सेफ्टी के लिए हम पढ़ लेंगे। VT कृष्णामचारी, आगे भी नाम आएगा VT का कहीं ना कहीं। VT कृष्णामचारी, V फॉर वैन, VT कृष्णामचारी। चलो आगे पढ़ना। नीचे समितियां दी हैं। टोटल समिति कितनी बनाई? लेकिन हमारे काम की बस 3-4 समिति, हमारे काम की तो 3-4 ही, 8 भी नहीं आएंगी। पहली टिक कर लो, प्रारूप समिति, ड्राफ्टिंग कमेटी। लिखो पांडुलेखन समिति, इसी का नाम है पांडुलेखन समिति। इसने सबसे ज्यादा काम किया, क्योंकि ड्राफ्ट ही सब कुछ होता है, ड्राफ्ट खाका तैयार करना। इस ड्राफ्टिंग कमेटी में सबसे ज्यादा मेंबर थे, कितने? 7, लिख लो यहाँ 7। और जिसके अध्यक्ष कौन बनाए? BR अम्बेडकर। अब थोड़ा सा एक बार बोर्ड पे देखो, अम्बेडकर जी से बहुत ज्यादा पहले एक आदमी ने काम कर लिया था, लेकिन ये आदमी क्या नहीं थे? संविधान सभा के न मेंबर थे और न ही किसी कमेटी के अध्यक्ष थे। ये सिर्फ क्या थे? हमारे संवैधानिक, हाँ, इनसे हमने सिर्फ दिखावटी सलाह ली है। तो संवैधानिक सलाहकार थे और असली काम इन्होंने कर दिया था संविधान का खाका तैयार करके। लेकिन उस खाके पे बहस होगी, रोज रोज मीटिंग्स होंगी, उनमें ये नहीं जा सकते, ये तो बहुत बिजी आदमी थे। इन्होंने एक बेस बना के हमें दे दिया, फिर इस बेस के, इसके ड्राफ्ट के ऊपर तैयारी करने के लिए एक कमेटी बनाई गई, जिसमें कितने मेंबर रखे गए? 7, जिसका अध्यक्ष कौन है? BR अम्बेडकर। उसी के बारे में है ये। प्रारूप समिति, ड्राफ्टिंग कमेटी, पांडुलेखन समिति, भीमराव अम्बेडकर। अगला सिर्फ पढ़ लो, प्रांतीय संविधान समिति। क्या भारत में प्रांत थे इस टाइम पर? और क्या, देशी रियासतें और ब्रिटिश शासित भारत प्रांत थे। तो इनका हेड कौन बना दिया? सरदार पटेल। और हम अच्छी तरह जानते हैं भारत एक बना है पटेल के कारण।
नेहरू में इतना दम नहीं था कि भारत को एक बनाते। नेहरू ने तो 370 ड्राफ्ट करवा दिया था और एक राज्य को विशेष, फिर ऐसे सारे कहते हम भी विशेष हम भी विशेष। किसने एक बनाया? तो इस समिति के हेड यही थे। सिर्फ पढ़नी थी ये। संचालन समिति जो सारा कामधाम देख रही थी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जो आगे जाके क्या बनने थे? भारत के राष्ट्रपति। तो संचालन का काम ये करेंगे। झंडा समिति को टिक कर लो, JB कृपलानी। लेकिन झंडा समिति जो, हाँ, जो राजेंद्र प्रसाद है ना, एडहॉक कमेटी के, लिख लो यहाँ राजेंद्र प्रसाद, ऑब्लिक में लिख लो झंडा समिति की। ये देखो नीचे दिया, छोड़ो लिखो मत, नीचे ऐड किया था मैंने। सबसे लास्ट लाइन में देखो, इसी में राष्ट्रध्वज संबंधी तदर्भ समिति मिला। तदर्भ को लिखो ADHOC, एडहॉक। एडहॉक होता है जो कुछ दिनों के लिए मेन काम करे। जैसे हमारे देश में टीचर्स कम होते हैं ना, तो एडहॉक पे टीचर्स को लगा लेते हैं, वो वही काम करते हैं जो बाकी टीचर्स करते हैं, बस नाम क्या होता है? एडहॉक। तुम्हें याद है जजेस में भी पढ़ा रखा है मैंने एडहॉक। कमी होती है तो एडहॉक पे, और एडिशनल जज बताए थे ना, एक्स्ट्रा वाले, वही है ये। इसके हेड थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, एडहॉक, जिन्होंने तुरंत में मेन काम किया था। अब ऊपर आओ, झंडा समिति के JB कृपलानी। दोनों में अंतर समझ में आ रहा है? अगर पेपर में सिर्फ झंडा समिति आए तो JB कृपलानी, लेकिन झंडा समिति तदर्थ वाली पूछ लें, एडहॉक वाली तो, और अगर JB का नाम ना मिले तो दिमाग दौड़ाना कि राजेंद्र टिक मार्क करना है, और दोनों मिल गए तो, अगर दोनों मिल गए, एडहॉक पूछ रहे हैं तो टिक करके आना राजेंद्र, नहीं पूछ रहे तो JB कृपलानी। इन दोनों ने काम नहीं किया, काम किया था एक तीसरे आदमी ने, जिसका नाम क्या था? पिंगले वेंकैया। पिंगले वेंकैया असली काम इन्होंने किया, और ये डिजाइनर हैं इंडियन नेशनल फ्लैग के, जिसमें कितने रंग हैं आप जानते हो? 4। अगर पूछे तो 4 के हिसाब से पूछ रहे हैं, वो इसको ही तो पूछ रहे हैं ना। इसका रंग ही ज्यादातर आता है, कैसा नीला है? गहरा नीला। पेपर में आता है हल्का नीला, आसमानी नीला, देखे ना क्वेश्चन कई बार। गहरा नीला रंग है जिसको आप कहते हैं नेवी ब्लू, और ये 4 रंग का है। किसने बनाया ये? पिंगले वेंकैया ने। इन दोनों का नाम है, पिंगले का नाम नहीं है, यहाँ लिख लो, डिजाइनर पिंगले वेंकैया। और 4 रंग है तिरंगे में, जानबूझ के पूछेंगे तिरंगे में कितने रंग, तो दिमाग एकदम 3 कहेगा, 4 याद रखना। नेवी ब्लू कलर है बीच के सर्कल का, जो आप जानते हो कितनी तीलियां? 24। अशोक स्तंभ से लिया है, सारनाथ से। चलो नेक्स्ट देखना, मौलिक अधिकारों की एक समिति बनी, उसका मुखिया भी कौन बना दिया? पटेल। पटेल को ऐसी चीजें दी गई जिसपे लड़ाई झगड़े हो सकते थे, क्योंकि इनके अंदर थी लीडरशिप वाली, कि भाई ये संभाल लेंगे। मौलिक अधिकारों में चिकचिकबाजी होनी थी तो किसको बना दिया? पटेल को। प्रांतीय समितियां चिकचिकबाजी कर दी तो किसको बना दिया? पटेल को। अगला पढ़ लो, मूल अधिकारों की उप समिति बनी थी। उप समिति मतलब जो सब्सिडरी उसमें काम करेगी, JB कृपलानी। JB कृपलानी 2 के हो गए, झंडा वाली के भी और मूल अधिकारों की उप समिति। वैसे झंडा के एडहॉक पे किसको रखा? हाँ। संचालन का काम किसको दिया? सारा राजेंद्र। ड्राफ्टिंग का काम किसने किया? असली काम कर दिया था पहले राव ने, फिर उसको अच्छे ढंग से काम किया BR अंबेडकर ने। सारी समझ में आ गई है? ये इंपॉर्टेंट समितियां हैं। JB कृपलानी को क्या क्या दिया? झंडा और मूल अधिकार की उप समिति। मौलिक अधिकारों का मेन किसको बनाया? पटेल को। और प्रांतीय वाले का हेड भी पटेल। राजेंद्र प्रसाद किसके मुखिया? एक झंडे के तदर्थ के और एक संचालन समिति के। ठीक है, नेक्स्ट पे आ जाओ। अक्टूबर 1947 को पढ़ लो इसको। संविधान सभा के सचिवालय की परामर्श शाखा ने, अंडरलाइन करो, संविधान का पहला प्रारूप तैयार किया। यानी जब आप और पाकिस्तान एक फ्रंट पे लड़ रहे थे आजादी के बाद, हम लड़े थे ना आपस में, सितंबर अक्टूबर, पता है 47 बहुत भयानक था, उस टाइम पे पहला प्रारूप तैयार हुआ था। किसका? संविधान का। पेपर में आ जाएगा पहला प्रारूप, तो अक्टूबर 1947, ये अंडरलाइन कर लो। अक्टूबर 1947 संविधान का पहला प्रारूप तैयार किया। कच्चे प्रारूप का काम कर दिया था BN राव, लेकिन उस पर ढंग से सिस्टमैटिक काम करेंगे अंबेडकर। आगे पढ़ो। इस पर विचार विमर्श करने के लिए 29 अगस्त, वेरी इंपॉर्टेंट अंडरलाइन, 29 अगस्त 47 को संविधान सभा ने प्रारूप समिति का गठन कर दिया था। ऑलरेडी बन चुकी थी, फिर कच्चे काम के ऊपर काम करेगी है, जिसके अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। कितने सदस्यों की थी? 7। फिर इनमें से 1-2 रिप्लेस भी हुए थे। अगले पेज पे आ जाओ। डॉक्टर संचालन समिति का, इसमें ऑब्लिक में लिख लो, दोनों का काम था। ऑब्लिक में लिख ले। वैसे केएम मुंशी को भी मत लिखो, मैं लिखवाऊंगी। केएम मुंशी को मैंने आगे अपने नोट्स में लिखा है, मैं लिखवा दूंगी, थोड़ी देर में लिखवाऊंगी, लेकिन 3 लोगों के नाम जब प्रस्तावना का जिक्र आएगा ना तब लिखवाऊंगी। पेज नंबर 23 पे आ जाओ, पहला पॉइंट पढ़ो।
डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान सभा द्वारा निर्मित संविधान को पारित करने का प्रस्ताव रखा। 26 नवंबर 1949, अंडरलाइन कर लो, 26 नवंबर 1949 ये प्रस्ताव पारित हुआ। ये कौन सा प्रस्ताव रखा अंबेडकर ने कि संविधान को क्या कर दो, पारित। और ये कब जाके पारित हुआ, 26 नवंबर। तभी तो विधि दिवस संविधान दिवस है। आगे पढ़ना, इसी दिन संविधान सभा द्वारा भारतीय संविधान को अंगीकार कर लिया गया। डेट याद है, प्रस्तावना में लिखी हुई है 26 नवंबर 1949 को एतद द्वारा इसे आत्मार्पित, अधिनियमित और अंगीकृत, अडॉप्ट करते हैं, वही डेट है ये, टिक कर लो। संविधान को अंगीकार कर लिया गया और संविधान सभा के 284 उपस्थित सदस्यों ने संविधान पर हस्ताक्षर किए। इनमें महिला सदस्यों की संख्या 8 थी। वैसे टोटल महिलाएं 15, पहले में प्रेजेंट थी 9 और अब साइन किए हैं 8 ने। यहाँ इसी लाइन में लिख लो, ये लिखो, टोटल महिला सदस्य 15, पहली बैठक में आई 9 और हस्ताक्षर किए 8 ने। पेपर में परेशान होते हैं, आंकड़ों में एक जैसे दिखते हैं। फिर ये टोटल महिला सदस्य 15, फर्स्ट बैठक कब थी, 9 दिसंबर, उसमें पहुंची थी 9 महिलाएं और अब साइन किए हैं 8 ने। अंडरलाइन करना, सरोजनी नायडू, हंसा मेहता और दुर्गाबाई देशमुख, सारे बहुत बड़े बड़े नाम हैं ये। अब आ जाओ, प्रारूप समिति के सदस्य, कितने सदस्य थे, 7, जिनका अध्यक्ष कौन है। प्रारूप समिति ने क्या प्रस्ताव रखा, इसको पारित कर दो लेटेस्ट स्टेज में। पहला कब रखा गया था, ये जो पहला काम किया था ये अक्टूबर 1947 में। कब बनी थी ये समिति, अगस्त 1947, यानी आजादी के बाद समिति बनी, उसके बाद फिर इसने प्रस्ताव रखा। अगले इसमें टिक करना, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर अध्यक्ष हैं, सिर्फ पढ़ेंगे आगे नाम। एन गोपाल स्वामी आयंगर, सिर्फ पढ़ना है। अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर, कन्हैया लाल माणिक लाल मुंशी, जिसको आप के.एम. मुंशी भी कहते हैं, बहुत बड़ा नाम है, आगे लिखवाऊंगी इसको थोड़ा सा। सैयद मोहम्मद सादुल्ला, एन माधव राव बी.एल. मिश्र के स्थान पर आए थे, पहले बी.एल. मिश्र थे फिर माधव राव आए। और डी.पी. खेतान, 48 में इनकी डेथ के बाद टी.टी. कृष्णामाचारी को सदस्य बनाया गया, यानी 2 लोग रिप्लेस हुए थे। कौन कौन, एक बी.एल. मिश्र और एक डी.पी. खेतान। खेतान एक्सपायर हो गए थे और मिश्र हट गए थे। तो ये कुल कितने सदस्य हुए, 7। पेपर में क्वेश्चन आएगा, निम्न में से कौन प्रारूप समिति का मेंबर नहीं था। तो हमने पढ़ रखा आयंगर, अय्यर, मुंशी, खेतान, तो हम वहां टिक मार्क कर पाएंगे, ठीक है। तो एक बार दोबारा देख लो, अंबेडकर, अयंगर, अय्यर, मुंशी, सादुल्ला, माधव राव, बी.एल. मिश्र, खेतान और कृष्णामाचारी। अगर पढ़ रखा है तो टिक करना आसान दिखता है। फिर नेक्स्ट पॉइंट देखें, संविधान सभा की अंतिम बैठक, अंडरलाइन कर लो, सबको याद भी रखनी है, 24 जनवरी 1950 को हुई। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को भारत का राष्ट्रपति चुना गया और संविधान सभा को विघटित कर दिया, क्योंकि इसके बाद संविधान सभा की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। और अंतरिम संसद, अब फिर अंतरिम आ गया, मतलब कैसी संसद, ये टेम्परेरी संसद है, क्योंकि आपकी संसद कब बनेगी, जब आपके देश में इलेक्शन होंगे। और आपके इलेक्शन कब होंगे, 1951, सितंबर अक्टूबर 1951 से 1952, और मई में जाके आपकी लोकसभा का गठन होगा। लेकिन तब तक लोकसभा, राज्यसभा यानी संसद के रूप में काम कौन करेगी, ये संविधान सभा। आपने 1946 में क्या बनाई, संविधान सभा। इस सभा ने संविधान लिखने का काम किया, जिसमें हमने पढ़ा बहुत सारे लोग आए। इन लोगों ने अंतिम बैठक, साइन वाइन कर दिए थे पहले, 26 नवंबर 1949 को साइन हो गए और 24 जनवरी 1950 को अंतिम बैठक पे 3 चीजें फाइनल की थी इन्होंने, राष्ट्रपति, राष्ट्रगीत और राष्ट्रगान। और फिर इसी दिन संविधान सभा एंड हो गई और कहा आज अंतिम बैठक है, आज के बाद संविधान सभा की बैठक हम करेंगे ही नहीं, जरूरत ही नहीं है, किताब में लिखे रूल्स को फॉलो करेंगे। तो अब ये क्या बनेगी, अब इसी को कह दिया ये हमारी अंतरिम संसद है। तो हमारी संसद इलेक्शन से पहले भी बनी थी, लेकिन वो टेम्परेरी थी। जैसे अभी पढ़ा, अंतरिम अध्यक्ष था, अंतरिम बजट था। अगर शब्द पता चल जाए ना तो तुम इसको आसानी से पकड़ जाओगे कि अंतरिम संसद कब बनी थी हमारे देश में, 24 जनवरी 1950। रटोगे तो भूल जाओगे। अंतरिम संसद इलेक्शन से पहले कैसे बनी, क्योंकि क्या बन गया था, किससे, संविधान सभा ही क्या बन गई, संसद। और एक चीज और बता दूं, इस अंतरिम संसद का मुखिया डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद नहीं थे। जो किसके मुखिया थे,
संविधान सभा के, यानी 24 तारीख को उनको कहा भाई आप बन गए राष्ट्रपति, अब संविधान सभा आप नहीं संभाल रहे, अब हमने क्या बना ली है संसद, और इसको संभाला था जी.वी. मावलंकर ने। और याद करो यही आदमी आगे जाके लोकसभा का पहला अध्यक्ष भी बनेगा। आ गया समझ में? ये लाइन ऊपर लिख लो, लिखो। पहले इस पॉइंट में देखते हैं क्या दिया है क्या नहीं। हाँ, जहां लिखा है ना संविधान सभा को विघटित कर अंतरिम संसद का रूप दिया, इसी पेज में ऊपर एक पॉइंट लिखो, लिखो 24 जनवरी 1950 को, ऊपर लंबी सी लाइन में लिख लो 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा, 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा को अंतरिम संसद का रूप दे दिया गया। संविधान सभा को अंतरिम, टेम्परेरी लिख लेना वरना आधों को वो भी याद नहीं रहेगा, अंतरिम या टेम्परेरी संसद का रूप दे दिया गया। और इसके अध्यक्ष बने गणेश वासुदेव मावलंकर, जी.वी. मावलंकर, जी.वी. मावलंकर। संविधान सभा थी तब तक अध्यक्ष कौन था? फिर क्यों हटाया उनको? वो राष्ट्रपति। तो राष्ट्रपति और लोकसभा का स्पीकर तो अलग अलग ही तो होते हैं, इसलिए अब किसको बना दिया? जी.वी. मावलंकर, जो आगे जाके क्या बनेंगे फिर? लोकसभा। यानी उनका भी एक्सपीरियंस 2 साल चलेगा, पूरा 50 और फिर 51, 52 में जाके मई में वो लोकसभा के स्पीकर बनेंगे। आ गया समझ में? ये आगे देखो, मुझे क्या पता, मुझे क्या पता। अगर वो मोदी जी को खुश रख पा रहे हैं तो बनेंगे, और मोदी जी से एंटी चलेंगे तो नहीं बनेंगे। ये किसी को नहीं पता। ये जो कैबिनेट होती है ना, डिसीजन मेकर होती है लास्ट मोमेंट पे। आज ओम बिरला कुछ भी कर दें, मान लो 2022 में वो कुछ ऐसा बयान दे दें जो सरकार के एंटी हो, तो थोड़ी 24 में लाएंगे, कुछ नहीं पता। ऐसा भी हो सकता है आपका राष्ट्रपति रिपीट हो जाए, हो सकता है ना, ऐसा हो सकता है ना हो। जैसे ये बाय चांस की बात है, जिनके रिश्ते अच्छे चलेंगे वो दोबारा रिपीट होंगे। आज आपका राष्ट्रपति कोई ऐसा बयान दे दे जो सरकार के विरुद्ध हो, तो रिपीट थोड़ी करेंगे। और लिख दिया एक दिन अखबार में, अखबार की सुनता कौन है? ये मीडिया और अखबार तो सब वही बात है, भांड जो होते थे पुराने टाइम में गायन करने वाले, वो हैं। ये इनका कुछ नहीं पता ना, आप ये कहेंगे ना वो पूछेंगे आपसे क्वेश्चन। चलो देखो अगला पॉइंट। ये पॉइंट सबको क्लियर हो गया? तो अगर पूछें कि अंतिम बैठक वाले दिन इसका अंतरिम संसद का अध्यक्ष कौन था, और अंतिम बैठक वाले दिन जिस दिन तक ये संविधान सभा थी तब तक अध्यक्ष कौन था? ये 2 अलग आदमी हैं। चलो अगला पॉइंट देखो। भारत का पहला राष्ट्रपति संविधान सभा द्वारा चुने गए, अर्थात निर्वाचित नहीं किए गए। तो पहला राष्ट्रपति जो अभी हम डेट बात कर रहे हैं, किस दिन? 24 जनवरी 1950। तो क्या ये निर्वाचित राष्ट्रपति थे? नहीं, ये किसने बना दिए थे? संविधान सभा ने। इसलिए 2 साल के इलेक्शन को हम कहते हैं कि वो सर्वसम्मति से, बिना इलेक्शन के बने। ये पॉइंट बहुत काम का और समझने का है। भारत का पहला राष्ट्रपति संविधान सभा द्वारा चुना गया, अर्थात निर्वाचित नहीं किए गए। इंपॉर्टेंट लिख लो। लेकिन क्या राजेंद्र प्रसाद निर्वाचित भी बनेंगे? कितनी बार बनेंगे? 2 बार, 52 और 57। जब इनकी टक्कर में ऑपोजिशन में खड़े होंगे एन दास और के.टी. शाह, फिर ये चुनाव में जीतेंगे। नेक्स्ट पॉइंट टिक करना। संपूर्ण संविधान निर्माण में 2 साल 11 महीने 18 दिन लगे। इनमें 63 लाख रुपए, 63,96,000 और 729, इसलिए कई किताबें 64 लाख लिखती हैं। सारा खर्चा तो कहते हैं करोड़ के आसपास पहुंच गया था उस टाइम में। इसमें क्या खर्चा हुआ ऐसा? रोज मीटिंग, खाना पीना, चाय पानी, कागज कलम। इसकी निब भी पता है विदेश से मंगवाई थी, और बहुत खर्चा। फिर वो इसका हीलियम का बक्सा, नाइट्रोजन का चैम्बर, बहुत महंगा पड़ा था सब कुछ। ये टिक कर लो। 114 दिन संविधान के प्रारूप पर चर्चा हुई। टोटल कितने दिन थे? 165। ये देखो एक बार बोर्ड पे देखो, कह रहे हैं 2 साल 11 महीने 18 दिन का समय लगा। तो क्या ये पूरे इतने दिन तक आते रहे थे? नहीं, ये सेशंस हुए थे और ब्रेक हुए थे। टोटल सेशंस थे 11, और एक थी अंतिम बैठक। जिस दिन इन्होंने क्या किया उसको बदल के अंतरिम
संसद बना दिया। कुछ लोग इसको भी कहते हैं, इसको भी एक सेशन मान लो, तो टोटल सेशन कितने बता रहे हैं? 12। अगर 12 ना मिले तो क्या टिक करके आओगे? 11। 11 प्लस अंतिम बैठक को मिला के 12 बना। और ये सेशन दिनों के, जैसे 20 दिन का रख लिया, 35 दिन का रख लिया, 10 दिन का रख लिया, ऐसे खिंचते 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 कितने साल लग गए? क्योंकि ये आपका बनना स्टार्ट हुआ था, आप लगा लो 1946 के एंड से। काम तो नहीं हुआ था, काम तो ड्राफ्टिंग का लगा लो अगले साल जाके अगस्त में कमेटी बनी है, 29 अगस्त, उसके बाद हुआ। लेकिन अगर गिने वैसे मोटा मोटा से तो हम कहते हैं हाँ लग गए होंगे लगभग 3 साल। तो 2 साल 11 महीने 18 दिन का। आगे देखो, यहाँ लिख लो, जहां लिखा है ना 2 साल 11 महीने 18 दिन, यहाँ लिखो 11 प्लस 1 अंतिम बैठक, 12 सेशन, 11 सत्र हुए प्लस अंतिम बैठक, और 165 कुल दिन, जिनमें से 114 दिन में क्या किया? ड्राफ्ट पे चर्चा। ड्राफ्ट ही सब कुछ था, जिसका कमेटी का मुखिया कौन थे? अंबेडकर। तभी तो अंबेडकर को क्या कहते हैं? जनक और पिता, इसीलिए क्योंकि मेन तो उन्होंने लीड किया सब कुछ। नेक्स्ट एक करना, अंतिम रूप से संविधान में 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियां थी। संविधान के कुछ अनुच्छेद 26 नवंबर 1949 को लागू हो गए। कुछ से क्या मतलब? 15 प्लस 1 394, जिसमें लिखा था कौन से लागू हुए। तो कुल मिलाकर कितने बना दिए? 16। क्या हमें ये 16 याद है? ये बहुत आसान है। 5, 6, 7, 8, 9, इसके बाद 60, 324, 366, 367, फिर 380, फिर 388, फिर 391, 92, 93, 94, 300 हैं सारे ये। कौन? अच्छा 87 भी था, ठीक ठीक ठीक। नहीं, 1 मिनट, 389 था ना, 379 था, 379, ठीक है। ये वाला इस लाइन में लिख दूं, 379। ये मेन थे, और इनमें सबसे इंपॉर्टेंट जो था वो शुरुआती ये था, क्योंकि इसमें किसका जिक्र था? नागरिकता। और जब आपका देश और पाकिस्तान अलग अलग हुए ना, तो सबसे बड़ा क्वेश्चन मार्क ही ये था कि किन लोगों को नागरिक में इंक्लूड किया जाएगा। अभी पीछे एक पेपर में पाकिस्तान वाला क्वेश्चन आ गया था ना, इसमें वो डिटेल में सारा पढ़ेंगे। लेकिन आगे यहाँ तो सिर्फ एक बहुत शॉर्ट में बताया, इसीलिए लिख दिया कुछ अनुच्छेद करने की तिथि 26 नवंबर 1949। ये मत लिखो आगे लिखे हैं ये सब, सिर्फ पढ़ते चलो। 26 नवंबर 1949 इसको टिक करना, और शेष संपूर्ण भाग का 26 जनवरी 50 से उसको लागू किया गया। अब देखो चौथी लाइन टिक कर लो, इसमें कुल 16 अनुच्छेद अंडरलाइन कर लो, 5, 6, 7, 8, 9। ये सबसे इंपॉर्टेंट, क्योंकि ये भारत और पाकिस्तान को डिवाइड करने के बारे में थे। फिर 60, फिर 324, 66, 67, 79, 80, 88, 91, 92, 93, और ये सब कहाँ लिखा था? 94 में, इसलिए वो नहीं लिखा। इस प्रकार 26 जनवरी 50 को उसे लागू करने की तिथि है। इसी दिन से भारत एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न लोकतांत्रिक गणराज्य। 5 में से कितने शब्द आए? 3। कौन से 2 नहीं आए? समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष, क्योंकि 1950 में हम थे ही नहीं। ये अंडरलाइन कर लो, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न लोकतांत्रिक गणराज्य लिख लो 1, 2, 3। इसी लाइन में लिखो नीचे, समाजवादी और पंथ निरपेक्ष नहीं थे। ये शब्द आए हैं बाद में आपके, समाजवादी और पंथ निरपेक्ष। पेपर में जानबूझ के कह देंगे 26 जनवरी 1950 को भारत के संविधान में निम्न में से कौन से शब्द नहीं थे। तो जो समझ के गया है वो टिक कर पाएगा। कौन से शब्द नहीं थे? समाजवादी और पंथ निरपेक्ष। ओरिजिनल में बस यही लिखे थे, बाद में आए वो 76 में। अगला पॉइंट देखो, तत्कालीन विधि मंत्री यानी उस टाइम के कानून मिनिस्टर जो थे हमारे, विधि के मंत्री, लॉ मिनिस्टर, डॉक्टर B.R. अम्बेडकर। तो अम्बेडकर कौन से मिनिस्टर बने थे? लॉ के मिनिस्टर। पढ़ लो आगे। ने सभा में संविधान के प्रारूप को रखा। डॉक्टर अंबेडकर के संविधान निर्माण में महत्वपूर्ण योगदान की वजह से अंबेडकर को भारतीय संविधान का पिता या जनक कहा जाता है। एक ने कहा ये जननी भी है, के.वी. राव ने कहा ये जनक तो है ही है, ये जननी भी है। लेकिन वैसे 99.9% लोग कहते हैं मदर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज ब्रिटेन का अलिखित संविधान। तो ब्रिटेन का जो संविधान है वो हमारे संविधान की माँ का दर्जा पाया है। यहाँ लिख लो, जहाँ लिखा है ना जनक, यहीं लिख लो के.वी. राव ने जनक प्लस जननी दोनों कहा अंबेडकर को। के.वी. राव ने अंबेडकर को जनक प्लस जननी दोनों का दर्जा दिया। और यहीं लिख लो ब्रिटेन का अलिखित संविधान भारतीय संविधान की माँ कहलाता है।
ब्रिटेन का अलिखित संविधान मदर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन या भारतीय संविधान की मां कहलाता है? अगले पेज पर आ जाओ। तुम्हें मनु याद है? मनुस्मृति कौन से टाइम पे लिखी गई थी? शुंग काल में, है ना? क्या है मनुस्मृति में? नहीं, ब्राह्मणों का वर्चस्व तो एक नजरिया है देखने का। है क्या मनुस्मृति में? मनुस्मृति में समाज को कैसे चलना चाहिए इसके नियम हैं और कानून हैं। अभी जैसे किसी ने कहा ब्राह्मणों का वर्चस्व है, वो एक नजरिया है देखने का कि भाई इसमें इसका वर्चस्व है। ठीक है, कुछ लोग ऐसा मानते हैं, लेकिन हम, क्योंकि हमें एक तरफ झुकाव करके ना पढ़ना चाहिए ना समझना चाहिए, वो मैंने उस टाइम इसलिए बताया था क्योंकि लोग ऐसा मानते हैं और इसलिए बहुत लोग कहते हैं मनुवादी सोच को आप रखते हैं। मनुस्मृति में बेसिकली समाज को चलाने के नियम और कानून लिखे थे कि समाज ऐसे चलना चाहिए। क्या कोई भी संस्था चलाने के लिए कानून बनाना जरूरी है? घर में भी अगर नियम ना हो ना तो घर घर ना रहे। घर नियम है, घर नियम से चलता है। अब तुम यहाँ आते हो सुबह पढ़ने, शाम को तुम एक टाइम पे अपने घर पहुंचते हो। जिस दिन तुम रात में लेट तक पहुंचो तो घर वाले पूछते ना आज कहाँ रह गए थे, है ना? लड़कियों को तो खैर बहुत ज्यादा, लड़कों को भी अगर तुम 10 बजे अपने घर जाओ तुम्हारी हो सकता है कदे की पिटाई कुटाई भी हो, और नहीं तो पूछा तो जाएगा भाई कहाँ रह गया था आज। और तुम कोई बहाना मारोगे तो पकड़ भी लेंगे कि बहाने मार रहा है। रोज गलती थोड़ी सहन होती है घर में। घर में भी लॉ एंड ऑर्डर चाहिए। घर और परिवार, समाज, देश लॉ एंड ऑर्डर के बिना चलेगा ही नहीं। और अगर हम सोचें कि कानून ना हो, लॉ एंड ऑर्डर ना हो, तो गंदगी हो जाएगी समाज में बहुत ज्यादा। ये लॉ एंड ऑर्डर है तभी आप और हम सेफ हैं, संस्था तभी चलती हैं। तो इस मनुस्मृति में उस टाइम पे लिखा था कि समाज में ये नियम फॉलो करने चाहिए। अब ये सब नियम कहाँ लिखे हैं कि ऐसे ऐसे करना चाहिए? इसलिए कई लोग कहते हैं कि ये आज के मनु हैं अम्बेडकर। अगला पॉइंट देखो, इस महान लेखक, ये अम्बेडकर जी की बात करें, सिर्फ पढ़ लो। लेखक, संविधान विशेषज्ञ, अनुसूचित जातियों के निर्विवाद नेता और भारत के संविधान के प्रमुख शिल्पकार, इसको टिक कर लो इस लाइन को, भारत के संविधान के प्रमुख शिल्पकार है, इन्होंने डिजाइन किया। आधुनिक मनु की संज्ञा दी जाती है। तो आधुनिक मनु कौन बन गया? अम्बेडकर। लिख लो यहाँ अम्बेडकर, आधुनिक मनु अम्बेडकर, क्योंकि उन्होंने भी लॉ एंड ऑर्डर दिए। मनु ने भी, वो शुंग काल में थे। शुंग काल जब ब्राह्मणों का वर्चस्व ज्यादा था, क्योंकि पुष्यमित्र शुंग अपने आप एक ब्राह्मण था। उन्होंने अशोक के वंशजों को खत्म करके अपने वंश को चलाया था। उद्देश्य प्रस्ताव पे आ जाओ। क्या लिखा था उद्देश्य प्रस्ताव में? मोटी सी एक बात बताना, क्या लिखा होगा? हम यहाँ क्यों इकट्ठे हैं, हमारा क्या टारगेट है। जैसे अब मैं इस क्लास की बात करूं तो इस क्लास में ये पढ़ाने का कोई उद्देश्य होगा ना मेरा। ये तुम क्यों पढ़ रहे हो, तुम्हारा क्या उद्देश्य है? पेपर में जब ये आए तो हमें टिक करने में आसानी हो। वो पूछ लें प्रांतीय समिति का अध्यक्ष, झंडा समिति का, तदर्थ का, तो हमें आता हो। यही तो तुम्हारा टारगेट है। हर किसी का किसी काम को करने का उद्देश्य होता है। ये इतने लोग, 300 लोग इकट्ठे हो रहे थे वहां, तो उनका कोई ना कोई टारगेट था, जिसको किसने बताया खड़े होके? नेहरू ने। वही पॉइंट है, ये अंडरलाइन करना। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 13 दिसंबर 46 में उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया। इस प्रस्ताव में संविधान सभा के उद्देश्यों को परिभाषित किया। सेम डे पारित क्यों नहीं हो पाया? मुस्लिम लीग और देशी। और किसने कहा रुक जाओ? अम्बेडकर जी ने। फिर ये जाके पारित कब हुआ? 22 जनवरी 47। लिख लो यहाँ, पारित हुआ 22 जनवरी 47 को। 29 अगस्त 1947 को क्या बनी थी? प्रारूप समिति। ये तुम्हें याद रखनी है चीजें, कुछ इंपॉर्टेंट है ये। उद्देश्य प्रस्ताव के प्रमुख बिंदु पे आ जाओ। भारत एक स्वतंत्र और संप्रभु गणराज्य बनेगा। स्वतंत्र का मतलब आजाद होंगे और संप्रभु मतलब अपनी मर्जी से अपना हिसाब किताब चलाएंगे। ठीक है, आगे पढ़ना। भारत ब्रिटेन के अधिकार में आने वाले भारतीय क्षेत्रों, देशी रियासतों और देशी रियासतों के बाहर के ऐसे क्षेत्र जो हमारे संघ का अंग बनना चाहते हैं का एक संघ होगा। बस ये उस उद्देश्य में कहा कि हम जो अंग्रेजों का भारत है, जिसको हम ब्रिटिश भारत कह रहे थे, देशी रियासतें और कमिश्नरी, याद है ABCD, ये कहा उनसे पूछेंगे क्या करना है क्या नहीं। नीचे आ जाओ, संविधान की प्रमुख विशेषताएं। पहला पॉइंट पढ़ लो, भारतीय संविधान तत्वों और मूल भावना के संबंध में अद्वितीय है, यानी बहुत अच्छी भावनाओं के साथ लिखा गया। संविधान में कई बड़े परिवर्तन करने वाले 42वें संविधान संशोधन, बहुत सारे लोग जानते हैं, कुछ लोग नहीं जानते, मैं बता दूं। आपका संविधान रिजिड नहीं है। अभी मैंने एक शब्द यूज किया था, नम्य, यानी आपका संविधान किसके अनुसार बदल सकते हैं? हाँ, संविधान में क्या किया जा सकता है? कुछ चीजें संविधान से हटाई भी जा सकती हैं और
कुछ चीजें इसमें जोड़ी भी जा सकती हैं। यानी आपका संविधान अकॉर्डिंग टू नीड फेरबदल किया जा सकता है। इसका एग्जाम्पल आप दोगे, 104 संविधान संशोधन कर दिए। जरूरत पड़ती है तो नए चीजों को जोड़ लेते हैं, नहीं जरूरत पड़ती तो हटा भी देते हैं। अब ये जरूरत और बदलाव, जरूरत के अनुसार लाने वाले बदलाव, इसलिए ये पॉइंट लिख रहे हैं कि संविधान जो है ना, इसमें बदलाव को ही आप कहते हैं संविधान में हमने क्या कर दिया, संशोधन। संशोधन का मतलब अमेंडमेंट, किसी चीज को बेहतर बनाना। अपने घर से एग्जाम्पल लो, तुम्हारे दादा के टाइम में जो घर था, जो कमरे थे, वो चल गए जैसे चले। तुम्हारे पिताजी के टाइम में उसको पक्का करवाना पड़ा, और तुम्हारे टाइम में अब उसमें भी बदलाव लाने की जरूरत है। आज बेसिक नीड है कि आपके घर के अंदर किचन भी हो। पहले किचन याद है, जब हमारे दादा आए थे तो कमरों से बिल्कुल दूर किचन होती थी। क्यों? क्योंकि चूल्हे में खाना बनता था, वो धुआं उड़ेगा तो घर के अंदर कैसे रहेगी। लेकिन आज किचन घर में ही लगती है, क्योंकि चिमनी का प्रावधान आ गया, ओपन किचन का प्रावधान आ गया। तो क्या उन्हीं घरों में हम रह रहे हैं या बदलते चले गए? आपने अपने घरों में क्या कर लिया? ऐसे ही इस किताब को भी बदलना पड़ता है। जब जब क्या बदलती जाती है, आप किताब में बदलाव लाते जाते हैं। आप अपने आप को भी तो बदलते हैं। इंसान भी जैसे तुम 15-16 साल में थे, आज वैसे नहीं हो। आज तुम जैसे हो ना, आज से 10 साल बाद तुम और अलग हो जाओगे, तुम मैच्योर समझदार बन जाओगे। हर इंसान के अंदर बदलाव आता है, क्योंकि बदलाव क्या पड़ती है, बदलाव लाने की जरूरत। आप जैसे जैसे बड़े होते जाएंगे, मैच्योर बनते जाएंगे। इस किताब को भी देश अब धीरे धीरे मैच्योरिटी की तरफ चलेगा। जब देश आजाद हुआ ना, तो अनपढ़ ज्यादा थे, अब धीरे धीरे पढ़े लिखों की संख्या बढ़ती जा रही है। तो इसके अकॉर्डिंग चीजें बदलनी पड़ेंगी। उस टाइम पे जैसे धर्मनिरपेक्षता की बात किसी ने सोची नहीं, लेकिन बाद में लगा कि धर्मनिरपेक्षता लिखना चाहिए, तो हमने लिख दिया। फिर लगा कि समाजवाद लिखना चाहिए। यानी जरूरत के अनुसार आपने इस किताब को बदला, और इसी बदलाव को आप कहते हैं संविधान का संशोधन। कोई भी इंसान अपनी पर्सनालिटी में भी चेंज करता है, अपने व्यवहार में भी बदलाव लाता है, अपने खान पान में, रहन सहन में, पहनावे में, हर चीज में बदलाव लाता है बेहतर करने के लिए। इसी को संशोधन कहा जाता है। आप इस किताब को एक आदमी से नहीं बदल सकते। आपके घर को आपने चेंज कर लिया, आपके पास पैसे आए, आपने अपने पिताजी से बातचीत की और आप अपने घर को बदल लेंगे, अपने घर के सामान को बदल लेंगे। लेकिन देश का संविधान एक आदमी ने नहीं लिखा, और एक बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। इसीलिए संशोधन की प्रक्रिया बनाई गई कि एक आदमी की मर्जी से देश ना बदले, इसका एक प्रोसेस हो। और इस प्रोसेस में कहा गया कि लोकसभा प्लस राज्यसभा प्लस राष्ट्रपति, ये मिलके इसको बदल सकते हैं, बहुत सोच विचार के बाद। और फिर कहा कि कुछ चीजों को बदलने के लिए इन दोनों का 50% प्लस 1, मतलब साधारण बहुमत, बहुमत होता है ज्यादातर का मत जिसके साथ हो, इतने % लोग हाँ कहें और वो साइन कर दे तो कानून बन गया, आपने बदल लिया। लेकिन अगर कोई बहुत बड़ा मुद्दा है तो इनका 2/3 निकालेंगे, यानी 66%। तो 543 का 66 ज्यादा निकलेगा। ऐसे ही इसका भी 2/3 निकालेंगे, ये विशेष बहुमत है। और अगर कोई बहुत ही ज्यादा बड़ा मुद्दा हो तो उसके लिए कहा 2/3 प्लस 2/3 तो करेंगे ही, इसके अलावा आपके देश की आधी विधानसभाओं का बहुमत चाहिए। ये बहुत बड़ी बात हो गई, क्योंकि विधानसभाओं में सरकारें अलग अलग होती हैं। लोकसभा राज्यसभा फिर भी एक की मेजोरिटी हो सकती है, इनसे परमिशन लेना यानी बहुत बड़ा मुद्दा, और हर एक की मर्जी उसमें शामिल होनी चाहिए। तो ये बहुत बड़ी बातों को बदलने का ये तरीका है, नॉर्मल बातों को बदलने का ये तरीका है, और थोड़ी सी टफ बातों को ऐसे बदला जाता है। क्या ये समझ में आ गया? संशोधन करने के लिए बहुत एक डिफिकल्ट काम है और टाइम टेकिंग प्रोसेस है, ये वही पॉइंट है ये। तो ये कह रहे हैं कि कई बड़े परिवर्तन करने वाले 42वें, इसको अंडरलाइन कर लो, 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976 को लघु संविधान कहा जाता है। आज तक के इतिहास में सबसे बड़ा अमेंडमेंट जो हुआ आपकी इस किताब में, वो 42वीं बार हुआ था, और ये 1976 में हुआ था। और आपके देश में इंदिरा गांधी की सरकार थी, और आपके देश में आंतरिक आपातकाल लगा हुआ था। और इसीलिए लोगों ने कहा कि इंदिरा अपना ही पर्सनल संविधान लिख के बैठ गई, क्योंकि इस टाइम तो आपके बड़े बड़े लीडर्स जेल के अंदर थे। तो इंदिरा गांधी ने खुद ही डिसीजन मेकर बन गई और सारे काम अपने आप करके, कुछ लोगों ने कहा ये इसने अपना मिनी कॉन्स्टिट्यूशन लिख लिया, मतलब लघु संविधान। और इसके कुछ पॉइंट्स मैं बताती हूँ, कुछ आगे पूरा टॉपिक है ये डिटेल में, उसमें पढ़ेंगे। एक बेसिक समझ तुम्हारी बनने के लिए बता दूं। इसने कहा कि अब के बाद लोकसभा और विधानसभाओं के कार्यकाल में 1 साल की वृद्धि की जाती है, यानी 5 से कितना कर दिया, यानी इलेक्शन कितने साल में होंगे, 6 साल।
तो ये बहुत बड़ा चेंज था, ये कोई छोटी चीज नहीं है कि आप अपनी मर्जी से कर दें। इसीलिए जब इसकी सरकार गिरी और नई सरकार आई, उन्होंने 1978 में 44वां संविधान संशोधन किया और इस पॉइंट को वापस उठा के कितने पे ले गए, और आज तक आप देखो लोकसभा और विधानसभाओं का कार्यकाल 5 साल का है। ये सिर्फ एक पॉइंट बताया, ढेरों पॉइंट इसने ऐड किए थे, ऐसे जल्दी से पढ़ेंगे इसको। तो 76 को लघु संविधान, यहां लिख लो इंदिरा गांधी आंतरिक आपातकाल, इंदिरा गांधी का समय था, आंतरिक आपातकाल लगा हुआ था, इंदिरा गांधी आंतरिक आपातकाल लघु संविधान। तो कौन से अमेंडमेंट को लघु संविधान कहते हैं? हर अमेंडमेंट को एक नंबर दे दिया और किसी साल में हुआ होगा, तो इसका मतलब पहले से लेके 41 तक। अभी आपका संविधान लागू हुए लंबा टाइम नहीं हुआ, संविधान लागू कब हुआ? 1950, और आपने पहले साल में ही अमेंडमेंट कर दिया। फर्स्ट अमेंडमेंट था, अगले साल ही आपने संविधान को चेंज करना स्टार्ट किया, और 1976 आते आते कितने चेंजेस कर दिए? 42वां। और आज 2021 में हम कह रहे हैं 104वां। आपने जब जब ये संविधान में संशोधन किया, आपने से मतलब है लोकसभा, राज्यसभा और प्रेसिडेंट, उसमें से आज तक सिर्फ एक को चुनौती बड़े स्तर पे दी गई है, 99वां, क्योंकि ये किससे जुड़ा था? सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जजेस की नियुक्ति से। आज तक इकलौता है जिसको पूरी तरह निरस्त कर दिया, और सरकार ने ची भी नहीं की, चुपचाप बैठ के, क्योंकि वो अनपढ़ हैं आधे और वो सारे पढ़े लिखे, और वो दलील जब देंगे तो ये बोल नहीं सकते। पर ये बेहद दुख की बात है कि यहाँ के भी अधिकतर लोग जो हैं वो सरकार में रिटायरमेंट के बाद आने के इच्छुक रहते हैं। और मैंने आपको कई एग्जाम्पल दिए कि कई लोग सुप्रीम कोर्ट से रिटायरमेंट लेके 65 के होके और कहाँ जाके बैठ गए? एमपी बन के बैठ गए। ये बहुत शर्मनाक है, और ये बिल्कुल ये होना चाहिए कि कोई एमपी नहीं बनेगा न्यायपालिका से, क्योंकि न्यायपालिका के अंतिम वर्षों में लालच में आके वो ऐसा कर सकते हैं। और उनमें से एक आदमी, मैंने तुम्हें बताया भी होगा, राम मंदिर का जो ये फैसला आया ना, इस बैठक का एक बेंच में से था। तो बहुत लोगों ने तो ये कहा, अब जैसे इतने बड़े आदमी का नाम हम ऐसे नहीं लेना चाहिए, लेकिन ऐसा हुआ आपके देश में, और ऐसे कई एग्जाम्पल हैं। चलो बाकी वाले पॉइंट को हम कल बातचीत करेंगे।